तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया मैकेनिज्म करने वाले हैं एलिमिनेशन का ही। अभी तक हमने कर लिया था एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर E1 रिएक्शंस और लास्ट लेक्चर में हमने किया था E2 रिएक्शंस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं E1 CB रिएक्शन। जैसे अपना SN1 SN2 के बीच में SNI भी आ गया था ना एक, वैसे जो है E1 और E2 के बीच में एक E1 CB। ठीक है, CB का मतलब यहां पर CB यहां पर स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट बेस। CB का मतलब जो है कॉन्जुगेट बेस है। अब रिएक्शन होती किस तरीके से, पहले आप रिएक्शन का जो मैकेनिज्म रहता है ये बीटा एलिमिनेशन। देखो ध्यान देना, दो स्टेप की रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, एक्स लीविंग ग्रुप है, आप जानते हैं। बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन। तो जो बेस है, कोई भी बेस होगा, बेस जो है सबसे पहले इस बीटा हाइड्रोजन को छीनता है, सुनते जाइए, और फिर यहां पर बन जाता है कार्बेनाइट। बन गया कार्बेनाइट। तो ये जो कार्बेनाइट है ये कॉन्जुगेट बेस है इसका। इसका कॉन्जुगेट बेस कार्बेनाइन हुआ कि नहीं भी, किसी में से H पॉजिटिव अगर आप हटा देते हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। तो इसलिए इट इज कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस इसका। ठीक है, अब अगले स्टेप में स्टेप 2 में ये जो कार्बेनाइन बना है, अब ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और X नेगेटिव ऑफ माइनस X नेगेटिव और बन गया L। समझ में आ गई बात? नहीं, एंटी जरूरी नहीं है इसमें, एंटी जरूरी नहीं है। इधर वाला भी निकल सकता है, नीचे वाला भी निकल सकता है, कोई भी निकल सकता है, इसमें एंटी का नहीं। भले ही मैंने एंटी वाला दिखाया है, लेकिन इसमें एंटी वाला कोई मस्ट नहीं। ठीक है ना? अच्छा, तो बात अपने को ध्यान देनी है यहाँ पर कि कार्बन आयन बनता है, एक बात। और ये ही स्लो स्टेप है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज याद रखने वाली जो बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑर्डर इस रिएक्शन का 1। ठीक है, और एक्चुअल में RDS ये, तो मैं ऐसे लिख दूं, ये गलत लिख दिया था मैंने, RDS ये है। तो एक तरह से रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस के प्रोपोर्शनल। भाई अब इस रिएक्शन का एविडेंस क्या है कि भाई कार्बन आयन बनता है, एविडेंस क्या है?
एक्चुअल में एविडेंस जो है, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा एविडेंस। एविडेंस इस रिएक्शन का ये है कि यहां पर लिख लें आप, ये खास बात है। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको, इसको थोड़ी देर में समझाता हूँ। ये स्टेटमेंट बस आप नोट कर ले पहले से, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स फेवरिंग इवन सी। भाई इवन सी भी कब होगा? पहली बात, व्हेन लीविंग ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में कौन कौन आ जाती है? जैसे फ्लोरीन, NR3 पॉजिटिव या SR2 पॉजिटिव, ठीक है। एंड दूसरा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -N समझ लीजिए, एट बीटा कार्बन। मैं सब कुछ समझा रहा हूँ, आप नोट कर लें एक बार। इसमें मतलब जो लीविंग ग्रुप है उसके साथ में अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो बढ़िया है, ठीक है। ये कौन से हो सकते हैं? लीविंग ग्रुप हो सकता है NO2, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कोई कार्बोनिल ग्रुप हो, ठीक है, या तो साइनाइड। मैं सब कुछ बता रहा हूँ, आप प्लीज नोट करें। अच्छा, और कोएगुलेटिंग ग्रुप होगा, वो भी बढ़िया, ठीक है। अब देख, अब देखिएगा, मैं समझाने लगा हूँ। आपने नोट कर लिया सब कुछ? सही, यस और नो? चलिए नोट कर लीजिए। कीजिए कीजिए। ओके ओके। अरे बाद में नोट कर लेना, अभी तू इसको नोट कर ले, ठीक है। मैं खुद समझा दूंगा, एग्जाम्पल ले लूंगा। देख, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे मैं आपको E1CB को समझाने की ट्राई करता हूँ। सुन, ठीक है? आपने
हम एलिमिनेशन E2 रिएक्शन भी ऐसे ही कर रहे थे, इट इज दैट। ठीक है, अब हमने इसमें दो प्रोडक्ट बनाए, एक बनाया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड दूसरा बनाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। सही बात है, ये सेडजेक्स प्रोडक्ट और ये हॉफमैन्स प्रोडक्ट। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि अगर आप कोई जैसे एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH ले लिया, हीट करेंगे तो ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला माइनर बनेगा। किया था कल के नहीं? किया था कल के नहीं? ये मेजर किया था, ये माइनर किया था। बोलो सही। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, अब मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे बताने लगा हूं कि अगर x और इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज, आई एम गिविंग यू अ रफ आइडिया, सुन लीजिए। अगर x आप यहाँ पर आयोडीन लिखते हैं, x अगर आप यहाँ पे आयोडीन लिखते हैं तो ये लगभग 92% होता है और ये जो है 8% होता है। ठीक है, यहाँ पे x अगर आप आयोडीन लेते हैं, वही अगर x आप यहाँ पे ब्रोमीन लेते हैं तो ये जो है 71% और ये जो है 29%। ठीक है, और अगर x आप यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हो तो ये 62 एंड 38% आ जाते हैं। ठीक है, और अगर आप x यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हो तो ये 40% हो जाता है और ये 60% हो जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं मैंने लिखा क्या है बोर्ड पे? ये परसेंटेज इसकी है, ये परसेंटेज इसकी है। ठीक है ना, ये तो आप समझ पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा क्या है। अब चलिए, अब आगे बात करते हैं। सो अब इसमें मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले आप गौर करें कि जैसे जैसे मैं जो लीविंग ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाते जा रहा हूं तो मेरा जो सेडजेक प्रोडक्ट है वो कम होता जा रहा है परसेंटेज, और हॉफमैन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है। बोलो सही है? डेटा सही इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, अब ऐसा हो क्यों रहा है, इस पे गौर करते हैं। देखो, आपने ये देखा कि एक्स जितना आसानी से जाएगा, अगर एक्स आसानी से जाएगा, मान लो पहले हम आयोडीन को मान लेते हैं एक्स, एक्स जितने आसानी से जाएगा तो एक्स के जाने के बाद क्या बनेगा, यहाँ कैटायन बनेगा, है ना? एक्स जितना लूजली हेल्ड होगा, आसानी से जाएगा, तो यहाँ पे कैटायन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है एक्स जो है मान लो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड हुआ, जैसे फ्लोरीन हुआ, आप जानते हैं कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एक्स, हम कल वाले लेक्चर में हम कह रहे थे कि एक्स साइमल्टेनियसली निकलेगा और हाइड्रोजन भी साथ में निकलेगी, बीटा हाइड्रोजन एंटी वाली, ये हाइड्रोजन निकलेगी, ये एक्स निकलेगा, अपोजिट साइड से निकलेंगे और डबल बॉन्ड बनेगा। यही बोला था हमने कल वाले लेक्चर में। ठीक है, सुनते जाओ। कल वाले लेक्चर में हमने कहा था कि दोनों साइमल्टेनियसली निकलेंगे, ये एक्स और ये बीटा हाइड्रोजन साइमल्टेनियसली निकलेंगे। अगर आप E1 को याद करें, E1 रिएक्शन को याद करें, तो हमने कहा था कि ये पहले निकलेगा, एक्स पहले निकलेगा, कैटायन बनेगा, वो रीअरेंज करेगा, फिर एल्कीन बनेगा। याद आया? याद आया, है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कह लो, कुछ भी कह लो, हमने कहा था E1 में पहले एक्स निकलेगा, कैटायन बनेगा। लेकिन अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात क्या, अगर एक्स का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो पहले बीटा में से हाइड्रोजन निकालना है, इसको हम बीटा 1 मान लेते हैं, इसको बीटा 2 मान लेते हैं। दो दो कार्बन है ना, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2,
और अगर बेटा जी हाइड्रोजन निकले, क्योंकि अगर कार्बन हेलोजन बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गया, ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो गया, मैं इसको स्ट्रांग लिखा देता हूं, अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो फिर क्या होगा, पहले कार्बन हाइड्रोजन निकलेगा, पहले बीटा हाइड्रोजन निकलेगी, और अगर बीटा हाइड्रोजन निकली, जो कि हमने E1 CB के पहले स्टेप में बताया भी है, E1 CB के पहले स्टेप में मैंने आपको बताया कि बीटा हाइड्रोजन निकलेगी, एनायन बनेगा। अब आप मुझे बताओ, बीटा 1 पे एनायन स्टेबल होगा कि बीटा 2 पे एनायन स्टेबल होगा? एनायन कहां पर स्टेबल? कार्बन आयन अगर यहाँ पे बनेगा तो प्राइमरी बनेगा, यहाँ पर बनेगा तो सेकेंडरी बनेगा। मतलब यहाँ पर अगर देखो, कार्बन आयन भी बना के बता देता हूँ, यहाँ पर कार्बन आयन जो है 1 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर कार्बन आयन जो है आप देख लीजिए 2 डिग्री कार्बन आयन। अब आप मुझे बताओ कौन सा स्टेबल कार्बन आयन होता है, 1 डिग्री की 2 डिग्री? ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन, कैटायन नहीं, एनायन। एनायन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, क्योंकि 2 डिग्री प्लस आई करके जो है अनस्टेबल कर देता है कार्बन आयन को। सही बात है, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल। तो अगर कार्बन आयन यहाँ पे बनेगा, तो अगले स्टेप में डबल बॉन्ड करके इस एक्स को निकाल के ये वाला मेजर बनेगा ही बनेगा ना, फिर तो हॉफमैन ही मेजर बना ना, क्योंकि अगर प्राइमरी वाले पे कार्बन आयन स्टेबल है और फिर एक्स ने यहां से जाना, तो यहीं के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? इसके बीच में। तो इसका मतलब जैसे जैसे आपका कार्बन हैलोजन का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, आपका हॉफमैन्स प्रोडक्ट डोमिनेट करता जा रहा है। आर यू गेटिंग द लॉजिक? आर यू गेटिंग द लॉजिक? और फ्लोरीन में जो है ये मैकेनिज्म कितना डोमिनेट कर जाता है कि हॉफमैन्स प्रोडक्ट अब मेजर हो जाता है सेट जैक्सन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कार्बन फ्लोरीन में ये जो है इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब इतना डोमिनेट कर गया E1CP कि उसमें हॉफमैन प्रोडक्ट अब मेजर हो गया। मतलब E1CP से हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए जब भी लीविंग ग्रुप फ्लोरीन होगा तो हम जो है E1CP से उस रिएक्शन को कराएंगे। अच्छा, अब लॉजिक सुनिए। मैंने ये भी कहा था बीच में फैक्टर्स अफेक्टिंग E1CP, मैंने ये कहा था, पहली बात तो ये जो है लिविंग ग्रुप का बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए, वो मैंने आपको 3 दे दिए, कम से कम 3 को याद रखना, फ्लोरीन, NR3 पॉजिटिव एंड SR2 पॉजिटिव, इन तीनों को याद रखना। ठीक है, सुनो। और साथ में कहा था कि अगर बीटा कार्बन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप हो, विड्रॉइंग जैसे NO2, तो NO2 होगा तब तो ये एनायन और भी स्टेबल होगा ना। NO2 के लगने से, इस पोजीशन पे बीटा कार्बन पे लगने से एनायन और ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि माइनस आई के कारण। तो जितने अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे यहाँ पर, तो दे विल स्टेबलाइज द कार्बन एंड दे विल फेवर द E1CP मैकेनिज्म। बेटा जी मेरी बात समझ में आई? आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, एक बात सुनिए। तो अब इसी से मैं एविडेंस भी आपको समझाना चाहता हूँ, आप ध्यान दीजिए। भाई हमने कहा कि इसमें, यहीं पे समझा दे रहा हूँ, सब लोगों का ध्यान बोर्ड पे हो, यहीं पे समझा दे रहा हूँ कि हमने कहा एनायन बने। चलो हमने यहाँ पे एनायन बना दिया, बाकी बात छोड़ दो। हमने यहाँ पे एनायन बना, सुनते जाओ, एनायन यहाँ पे बना। ठीक है, पहले स्टेप का प्रोडक्ट ये बन गया, पहले स्टेप का प्रोडक्ट जो है एनायन। लेकिन हमने कहा तो ये कैसे पता चलेगा कि एनायन बन रहा है? तो हमने कहा कि इस रिएक्शन को आप OD नेगेटिव D2O में करवाओ, OD नेगेटिव D2O में कराओ। ठीक है, बेसिक मीडियम D2O में कराओ। तो इससे क्या हो, इससे क्या होगा बेटा जी, कि जो D2O, DOD जो कार्बन आयन है, वो इसका D छीन के जो है, D छीन के जो है OD नेगेटिव बना देगा। तो खुद जो है आपको H की जगह कुछ प्रोडक्ट में D लगा हुआ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में एक प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है जिसमें कि डी लगा है, वो कंफर्म कर रहा है कि रिएक्शन में कभी कार्बन आयन जरूर बना हो। नहीं, मतलब ये दो प्रोडक्ट तो बने ही, ये तो है ही, लेकिन साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी में ये भी बनेगा, और ये कंफर्म कर देगा कि डी लगा है कार्बन पे। ये कंफर्म कर देगा, ये तभी लग सकता है अगर यहाँ पे कार्बन आयन बना हो।
अगर बीटा कार्बन पे H की जगह D लग गया है, इसका मतलब कभी ना कभी एनायन बना होगा, तभी D पॉजिटिव उस पे लगा होगा। क्योंकि कैटायन बनता तब तो D नहीं लगता, क्योंकि अगर यहाँ कैटायन बनता तो OD नेगेटिव लगता। अगर D लग रहा है इसका मतलब एनायन बना। सही बात है। तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज जो है, देखो Rn, अब इसमें अगर हम इधर विड्रॉइंग लगा दें फिर देखें, मतलब सिंपल सा फंडा यहाँ पे है, जहां पे कार्बन आयन स्टेबल होगा वहां पे एनायन बनेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाएगा तो फिर यहाँ पर एनायन बनेगा, है ना। यहाँ पर फिर एनायन बनेगा वो ठीक है, वो सारा मैकेनिज्म का पार्ट है। ऑब्वियसली फिर हमें लॉजिकली चलना है, एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है, जहां भी एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पर बने। इज इट ओके? लेकिन मैंने कहा ड्यूटेरियम एक्सचेंज का मतलब ये है कि ये और ये प्रोडक्ट तो बनेंगे ही, ये मेजर बनेगा, ये माइनर बनेगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी में भी ये भी बनेगा। मतलब जैसे अगर हम क्लोरीन ले लेते हैं तो ये 60% बनेगा, ये 40 बनेगा, सो समथिंग जैसे अप्रोक्सीमेटली 0.1% जो है ये भी दिखेगा, थोड़ा बहुत ये भी दिखेगा। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि भैया एनायन बना। इज इट ओके? ड्यूटेरियम एक्सचेंज। आ रही है बात समझ में? हाँ हाँ, क्लास ली थी, बिल्कुल बिल्कुल, अनुपम खरे क्लास ली थी मैंने कल। अच्छा सुनो, अब ध्यान दो। अब मैं कुछ और बात आपको बताना चाहता हूँ। E1 CB का जो है ना, E1 CB अपलोड नहीं हुई, हाँ सही बात है, ठीक है। तो E1 CB जो है, इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, नेम रिएक्शन का एग्जांपल है। द रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। पूरी बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन भी है, कुछ एलिमिनेशन भी है, सब कुछ है, ठीक है। बहुत जरूरी रिएक्शन है। एक्चुअल में ये रिएक्शन पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक के एंड में, इसको बोलते हैं अमाइन्स, लेकिन हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, देखो इसमें होता क्या है। सबसे पहले सब लोगों का ध्यान बोल दो। CH3 CH2 CH, इसको ले लेते हैं हम एक मिनट, NH2, हमारी इसकी रिएक्शन है, एंड CH। इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम इसको ट्रीट करेंगे CH3I के साथ, ठीक है, एक्सेस में लिया जाए, सुनते जाए। एंड देन उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं मॉइस्ट Ag2O के साथ, एंड थर्ड इज, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत काम की रिएक्शन है, और इसका जो प्रोडक्ट है ये ही प्रोडक्ट इसका मेजर, ये कौन सी एल्कीन है? हॉफमैन प्रोडक्ट है। आप समझ रहे हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन, जो रूल था ना, हॉफमैन रूल, कि लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्म, इसी रिएक्शन के नाम पे लेस एल्काइलेटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड, इसीलिए तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ये होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी रिएक्शन है भाई, ठीक है। सो इसका मैकेनिज्म क्या है? देखो पहले तो सब्स्टिट्यूशन, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, आप भी उतने ही आराम से समझिएगा। देखो, आप जानते हो कि इस टाइम पे ये वाला जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, सुनते जाइएगा। ये वाली जो स्पीसीज है ना, ये NH2 है यहाँ पे, अब ये CH3I पे अटैक है, सुनते जाए। इसमें CH3I पे अटैक, आई को बाहर निकालो,
और मैंने कहा अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है तो उसका एच भी निकालना है, तो बल क्या जाएगा, समझना, नहीं समझ आए मेरे को रोक दे। NH और CH3 बन जाएगा, बोलो बनेगा क्यों, एंड माइनस HI निकाल दो बाहर, IA इसका, ये बन गया, बना कि नहीं भाई। इसने, ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया, आई को बाहर निकाला, तो एक नया बॉन्ड बना, तो मैंने एच भी निकाला साथ में, HI, और ये बन गया। ये तो नॉर्मल SN2 रिएक्शन है, नॉर्मल SN2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सुनते जाओ। अभी क्योंकि हमने CH3I एक्सेस में लिया है, तो एक बार फिर से CH3I पे अटैक कराएंगे, तो फिर से कराएंगे, फिर से वही -HI एंड बन गया, 2 CH3 लग गए सेम तरीके से, जैसे एक लगा वैसे 2 लग गए। ये अभी भी तो लोन पेयर है उसके पास, ठीक है, तो 2 लग गए। और आप देख रहे हो कि अभी भी लोन पेयर है, अभी भी SN2 ही रिएक्शन हो रही है, पहली बार भी हुई, दूसरी बार भी, अभी भी लोन पेयर है, ठीक है। और अब क्या है, एक बार फिर से, लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं बचा, तो क्या बनेगा, बन गया। इसमें मुझे मच्छर काटने लगे हैं, दरवाजा खोल दिया था बाहर का, इसलिए बार बार मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। नोट कीजिए। अच्छा, चलिए डन, इतनी बात समझ में आ गई, सुन लीजिए। ये जो पहला स्टेप है बेटा जी, इस पहले स्टेप को हम बोलते हैं, यहाँ तक ये वाले को बोलते हैं एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, ठीक है। मतलब मिथाइल ग्रुप लगा दिया, कितनी बार लगा, एक बार लगा, 2 बार लगा, 3 बार लगा, अब तीसरी बार ये सॉल्ट बन गया एक तरह से, एन पे अमोनियम टाइप सॉल्ट एंड आयोडाइड इसके साथ आयनिक बॉन्ड में, सुनते जाइए। अच्छा, अब मॉइस्ट Ag2O, आपको याद होगा कि मॉइस्ट Ag2O में क्या होता है कि Ag2O प्लस वाटर गिव्स यू 2AgOH, सही बात है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलता है मॉइस्ट Ag2O से, तो हम एक तरह से यहाँ पे Ag पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये करा रहे हैं, तो Ag पॉजिटिव और आयोडीन मिलके
सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बना देगा, सुनते जाइए। और व्हाट यू विल गेट CH3 CHH CHN। ओहो, थोड़ी सी जगह की कमी है, मैं मिटा दूं ऊपर वाले को मिटा दो ना, आपने नोट कर लिया होगा इतना तो एग्जॉस्टिव इनिशियलाइजेशन तक सुनते थे। मैं यहीं से चाहता हूँ कि कंटिन्यू करूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 CHH CHN CH3 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 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, सही बात है। अब इसका OH यहाँ पे आ गया, सुनते जाइए। H H H आ गया, ये बन गया, यही बना ना, इससे जो है यही बना, सही, यस और नो। और अगर बरखा जी आपको याद है, ये NR3 मैंने लिखाया है, NR3 लिखाया है कि जब लीविंग ग्रुप ये होगा तो E1CB होगा, याद रख करो। फ्लोरीन NR3 एंड SR2, तो ये NR3 ही हो गया ना पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव लिखाया था ना आज ही, तो ये वो लिविंग ग्रुप आ गया NR3 पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा जी, पहले यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन इसी को छीनेगा, क्योंकि E1CB से जाएगा, तो क्या होगा, सुनते जाओ। CH3, अब मैं नॉर्मल बना रहा हूँ, CH2 एंड CH एंड NCH3 थ्राइस, ये मैंने ऐसे लिख दिया, NCH3 थ्राइस ऐसे इकट्ठा लिख दिया, एंड ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव। बोलो बना कि नहीं, भाई OH नेगेटिव H को छीन कर लेगा, सो वाटर निकल गया, तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बन गया। अब इस एनायन को E1CB से इसको बाहर निकालो, और आपके पास क्या बन गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये माइनस NCH3 राइस जो है बाहर निकल, सही बात है कि नहीं, बन गई आपके एल्कीन। बोलो, मतलब इस इन स्टेप्स का रोल सिर्फ ये है कि यहाँ पर तक जो है ये NR3 वाला बनाना। बेटा जी बोलो, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, आर यू एबल टू गेट और नॉट। बोलते क्यों नहीं आप लोग, मेडिकल वालों को भी ये रिएक्शन याद रखनी, अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है सब, ठीक है। मेडिकल वाले भी इसका मैकेनिज्म याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि किस तरीके से। हाँ, ये देख लीजिए, ये एंटी है, कि H यहाँ से एंटी से जाता है, मैं लिख दूं यहाँ पर, ये H जो है एंटी वाला जाता है, ठीक है। सो हीट करने पे तो मतलब यही हो रहा है, ये हीट करने पे आप बोलोगे हीट से क्या हो रहा है, हीट से एलिमिनेशन, मिटा दूं। मैंने कहा एंटी वाले से भी जा सकता है। आर्यन, अब थोड़ी सी बात समझने वाली क्या है, सुन लो। देखो भाई, यहाँ पर सुनो, दरअसल मैं ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, एक्चुअली मैं आपको ज्यादा लिटरेचर में नहीं डालना चाहता कि एक्स, ये सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये एक्स है, ठीक है। अब होता क्या है भाई, जब ये ये बॉन्ड जब स्ट्रांग होगा, ये बॉन्ड जब स्ट्रांग होगा तो कैटायन बनेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव जाएगा। ये लगभग बराबर स्ट्रेंथ के होंगे तो E2 से जाएगा, जिसमें कि कैटायन एनायन कुछ नहीं बनेगा। और अगर ये स्ट्रांग होगा तो फिर एनायन बनेगा। लेकिन इन तीन स्टेजेस के बीच की भी स्टेजेस होती हैं, क्या, कि भाई ये इतना भी वीक नहीं है और ये इतना भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब फॉर ए मोमेंट जो है इस पे एनायन बनता है फॉर ए मोमेंट। तो ये E2 और E1CB का मिक्सचर हो जाता है एक तरह से,
कि एनाइनिक टाइप फॉर ए मोमेंट बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन जाता है एंटी से, मतलब पूरी तरह से एनाइन नहीं बन पाता, पार्शियल एनाइन बनता। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। हम्म, मैंने कहा ना, इसलिए हम लिटरेचर में ना, ठीक है, बट ये रिएक्शन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज प्राइम वालों ने जो है जेई एडवांस का पेपर दिया है। ठीक है, तो मैं लास्ट जैसे मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था तो मैं आपसे मिल नहीं पाया, लेकिन मैंने सोल्यूशन दे दिए वो। हॉफमैन एलिमिनेशन तो नहीं था उसमें रिएक्शन कोई, हॉफमैन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन तो नहीं थी कहीं पर। लेकिन आप ये देखना, अगले 10 लेक्चर्स में आपके जे एडवांस के क्वेश्चन, जेई मींस के क्वेश्चन ऑर्गेनिक के निकलने लग जाए। अगले 10 लेक्चर्स और बस, मेन एडवांस के आप अच्छे से करने लग जाओ। ठीक है, अच्छा, सुनते जाइए। तो अब इसके बाद, क्योंकि एलिमिनेशन का ये लास्ट पोर्शन है, इसके साथ में मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूं। जैसे इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ लिए जाते हैं, इसको भी डील करने से पहले थोड़ा सा मैं और क्वेश्चन एक बता दूं, दैट इज एलिमिनेशंस ऑफ एल्कोहल। इसका इवन सीबी से कोई लेना देना नहीं, इसका इवन सीबी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो है एलिमिनेशन एल्कोहल्स एज ए स्पेशल स्मॉल टॉपिक में ले रहा हूं, कुछ रिएजेंट्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए। देखिए, जैसे यहां पर जो रिएजेंट्स मैं मेंशन कर रहा हूं वो अलग ही है। Al2O3, ऐसे ही P2O5, कोरियम डाइऑक्साइड। इसमें सबसे पहली बात, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म तो rearrangements are not possible। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो मतलब अब एग्जांपल देखो आप, बस इतना याद रखना है आपने कि जैसे अगर जो है हम Al2O3 और P2O5 यूज करते हैं, तो अपने को जो एल्कीन मिलेगी वो सेडजेक रूल के अकॉर्डिंग मिलती है। किसके अकॉर्डिंग? सेडजेक्स प्रोडक्ट मेजर रूल। जबकि अगर हम थोरियम डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके साथ में हीट करते हैं, ठीक है, तो अपने को जो है एल्कीन कौन सी मिलती है? हॉफमैन्स वाली। इज इट ओके? हॉफमैन्स प्रोडक्ट जो है अपने को मिलता है। ठीक है, इसको आप एज ए अलग ही सब टॉपिक जो है नोट कर लीजिएगा, मतलब याद रखना है अपने को कि थोरियम के साथ हमने हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनाना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करनी है, नॉर्मल। इसमें सेडजर्स प्रोडक्ट, इसमें हॉफमैन्स प्रोडक्ट, बस ये तीन रिएजेंट ऐसे आप याद रखिएगा, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके क्वेश्चंस देखे। ठीक है, नोट कर लिया आपने? अब
कीजिए कीजिए। अब सुनो। अच्छा, यहां पर एक बात और, दैट इज इसी के जैसी है एक रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन जो है वो काफी सिमिलर है अपने हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, सिमिलरिटी है इसलिए मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। एग्जाम्पल सेम ले रहा हूँ कि CH3 CH2 CH NH2 CH3, इसको जब हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं हम लोग, सो होता क्या है कि वी गेट CH2 CH NH O नेगेटिव अपने को प्रोडक्ट मिलता है। सुनते जाइए, NHO नेगेटिव जो है प्रोडक्ट में। अब मतलब एक तरह से NH2 पॉजिटिव O नेगेटिव प्रोडक्ट मिलता है। तो अब आप ध्यान देना, होता क्या है यहाँ पर जब आप इसको हीट करते हो, ये आप सीधे याद रखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड NH2O नेगेटिव जो है प्रोडक्ट मिलता है। तो NH पे अगेन पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको E1CB का आइडिया लग जाएगा। अब होता क्या है कि जो O नेगेटिव है ये इस H को छीनता है, तो पहले बना दिया इसने CH2 CH CH2 नेगेटिव बना दिया, एंड देन NH2 OH बना दिया पॉजिटिव, और उसके बाद इस CH2 नेगेटिव ने यहां से एल्कीन बना माइनस OH। सही है बात? सो यू गॉट दैट। इज दैट फाइन? बरखा कॉल कह रही है टेस्ट का सिलेबस सर। टेस्ट का सिलेबस क्या रखे हुए? टेस्ट का सिलेबस SN1 SN2 SNI E1 E2 E1CB। ठीक है, कर लिया नोट आपने? मतलब आप कोप एलिमिनेशन में सीधे लिख दें कि सिमिलर टू E1CB, बात खत्म। प्रोडक्ट आपने सिमिलर टू E1CB बना। रिएक्टेंट भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन जो है जो स्टेप्स हैं दोनों में अलग अलग। तो मेडिकल वालों को तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आप कोप एलिमिनेशन को E1CB की तरह मतलब हॉफमैन की तरह लिखिए, बस हो गया। हाँ, अब आर्यन सही कह रहा है कि E1 और E2 के डाउट्स ले लें। तो जो अगली क्लास होगी वो मैं आपके E1 और E2 के डाउट्स लूँ क्लास में। E1 और E2 रिएक्शंस के डाउट्स लूँ। इज इट ओके? और आप लोग ये भी कर सकते हैं, सुन लीजिए,
जैसे अगर आप चाहें ऑफलाइन अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप कल 11 बजे जो है फिनिक्स क्लासेस त्रिकुटा नगर सेंटर पे आ सकते हैं। हम ऑफलाइन भी डिस्कस कर लें, ठीक है? आप मेरे साथ बैठ के जो है E1 E2 आज रात को आप कर लें, तो जिसने आना है कल, मैं उनको ऑफलाइन डाउट्स डिस्कस कर लूँ 11 बजे। सुन लिया आपने? इज इट ओके? कल 11 बजे मैं ऑफलाइन डिस्कस कर लूंगा जो आना चाहता। अब आप थोड़ा ऑफलाइन आना भी स्टार्ट करो भाई, ठीक है? अब क्योंकि धीरे धीरे खोलने का टाइम आ रहा है, सो ऑफलाइन भी आना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो कल 11 बजे मिलते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही। एलिमिनेशन भी खत्म हो गई, ठीक है? प्रैक्टिस करना है अपने को, ठीक है? बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, टिल देन गुड नाइट, बाय।